A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 1 of your book Politics in India Since Independence, and the name of your chapter is Challenges of Nation Building. Right? In our last class, we discussed about the integration of princely states. As you all know, there were like 565 princely states were there at the time of independence. ठीक है, independence के बाद 565 princely states आपके रहे थे. ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था इंडिपेंडेंस के बाद में 2 पार्ट्स में था. एक तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड सेकेंडली प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के अंडर जो मेनली कंट्रोल था, ठीक है, ऐसे जो एरियाज थे, स्टेट्स बोल सकते हो आप, वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे. बट बहुत से ऐसे एरियाज थे जहाँ पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे. ठीक है, राजा महाराजाओं का जहाँ पे रूल था वो प्रिंसेस यूज कर रहे थे, बट प्रिंसेस रूल कर रहे थे, बट उनका जो मेन कंट्रोल था वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंडर ही था. ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि प्रिंसली स्टेट्स है तो प्रिंस ही जो है उन्हीं के जो मेन डिसीजंस होंगे वो उन्हीं के होंगे. नहीं, जो मेन कंट्रोल था वो ब्रिटिश जो क्वीन थी, ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी थे, उनके अंडर में ही था. राइट. So now what happened after that? We like after independence, it was such a big challenge for our leaders for our government to unite the nation. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की. तो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस मैप. इस मैप में जितना भी आप येलो शेडेड एरिया देख रहे हो वो ब्रिटिश इंडिया था. ठीक है, अंडर ब्रिटिशर्स, जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के अंडर थे. और जितना भी आप ब्लू पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ब्लू शेडेड एरिया, ठीक है, ये त्रवानाकोर का है, ये मैसूर देख रहे हो, हैदराबाद देख रहे हो, उड़ीसा का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान, राजपूताना का नाम से काफी राजपूताना बोला जाता था राजस्थान को. तो ये सारे एरियाज जो प्रिंसली स्टेट्स थे. तो नाउ आप मैप से ही आपको पता चल रहा है कि कितना लार्ज पोर्शन जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर था, और ये कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया को यूनाइट करने के लिए. इन्हें प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, इंडिया के साथ मिलाना बहुत इम्पोर्टेंट था. ओके, सो ऐसा माना जाता है 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल. ठीक है, हर 4 में से 1 इंडियन जो था प्रिंसली रूल के अंदर रह रहा है. तो इट वाज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम. ओके, तो हमने देखी प्रॉब्लम्स वगैरह, काफी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने को मिली थी. ठीक है, बहुत सारे जो आपके प्रोविंसेस, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, स्पेशली आपके त्रवानाकोर आप देखते हो कहाँ पे है, यहाँ पे है त्रवानाकोर. वहाँ के प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे क्या आई थी, जब पाकिस्तान और इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था. ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने 3 चॉइसेस दे दी थी. क्या चॉइसेस दे दी थी लोगों को, कि आप इंडियंस के साथ रह लो, इंडिया के साथ रह लो, पाकिस्तान के साथ रह लो, या फिर आप क्या है खुद का, स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दे दी थी, या आप इंडिपेंडेंटली अपना स्टेट बना के रह लीजिए. ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ रहने में, कुछ लोग पाकिस्तान, कुछ जो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे पाकिस्तान के साथ, और कुछ इंडियंस के साथ रहने के लिए रेडी हो गए थे. बट कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे. ठीक है, उसमें से कुछ एग्जांपल है आपके त्रवानाकोर, ये केरला का जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया त्रवानाकोर का एरिया हो गया आपका. हैदराबाद, ठीक है, ये वाला हैदराबाद का एरिया हो गया. ठीक है, मणिपुर का एरिया हो गया, गुजरात का कुछ एरिया हो गया, ये शौर शास्त्र वाला, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया. ठीक है, ये वाले जो एरियाज थे, ये यहाँ के जो प्रिंस थे वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे, वो इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे थे. तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी. ठीक है, तो नाउ अब इस प्रॉब्लम को हमारी गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैसे हैंडल किया, और उन्होंने कैसे लोगों को क्या अप्रोचेस को उन्होंने
अडॉप्ट किया था, जिससे कि इंडिया को वो क्या कर सके, यूनाइट कर सके, इंटीग्रेट कर सके, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर सके। और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बोल सकते हो आपकी स्टैच्यू जो बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना था, ठीक है। एंड उस स्टैच्यू को हम यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? क्यों? बिकॉज जो इंडिया का इंटीग्रेशन था, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो था, वो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। वी विल सी इट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज गवर्नमेंट्स अप्रोच, ठीक है, अंडर द integration of princely state? What was the government's approach? So as you all know, इंडिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था उस टाइम पे, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान, ठीक है, स्पेशली जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान के साथ थे, ठीक है, मुस्लिम लीग स्पेशली। तो उस टाइम की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि उस टाइम पे जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, इलेक्शंस वगैरह हुए थे बट वो कुछ टाइम बाद हुए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 15 अगस्त 1947 जो आपकी टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनी थी, दे वर टोटली अगेंस्ट, ठीक है, दे वर टोटली अगेंस्ट द पॉसिबल डिविजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। इस चीज के टोटली अगेंस्ट थे कि इंडिया के जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन हो जाए, स्मॉल स्मॉल जो है एरियाज में इंडिया जो है डिवाइड हो जाए। ये टोटली जो है इंटरिम गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में थी। और इसी के ऑपोजिट में जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, ऑब्वियसली वो हमेशा जो इंडियंस थे, इंडियन गवर्नमेंट मोस्टली उन्होंने क्या है इनके अगेंस्ट में ही बोला है। तो दे अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। अब वो इस चीज के साथ में थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने अपोज किया एंड उन्हें लगता था कि इंडिया को जो स्टेट्स हैं वो उनके पास फ्री चॉइस है और उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन के ही रहना चाहिए जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अब दोनों अपोजिशन में ये बहुत बड़ी, दोनों का जो क्रिटिकल व्यू था, ठीक है, एक का व्यू था कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, डिफरेंट साइजेस में होगा तो कैसे पॉसिबल होगा इंडिया को यूनाइट करके रखना। बिकॉज आप एज यू हैव सीन, देखो ये जब आप मैप देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि अगर इंडिया का इंटीग्रेशन नहीं होता तो कितने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इंडिया का, अब 1947 इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद का अगर ये मैप देखते हो तो इंडिया अगर इंटीग्रेट नहीं होता तो कितने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता और उसको ऐसे यूनाइट करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता। बिकॉज बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अगर इंडिपेंडेंट हो जाते तो कनेक्शन रखना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता, राइट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। तो नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, नाउ आज के टाइम पे कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, टिल 2015 आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहते थे। ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, बट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि जब व्हेनेवर द प्राइम मिनिस्टर इज एब्सेंट, ठीक है, जब भी प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट रहते हैं तो वो सर्व करते हैं एज ए टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जब whenever prime minister is absent, temporarily absent or incapable of exercising his or her power, तो उस टाइम पे जब जो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वहां उस टाइम के जो फर्स्ट आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या होम प्राइम मिनिस्टर आप बोलोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम पे, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग princely states. He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union.
सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहा है। इन्होंने ही क्या है प्रिंसली स्टेट्स को, आप इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट किया, इनके साथ पीसफुली बातचीत करके, ठीक है, जहाँ पे बातचीत करनी चाहिए थी वहां पे बातचीत करके, कुछ जगह ठीक है एक दो छोटा मोटा बैटल भी करना पड़ा, तो वो बैटल करके उन्होंने क्या है प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया, इंटीग्रेट किया। और मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 560 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये इंटीग्रेशन था, ठीक है, इंडियन यूनियन के साथ मिलने का जो ये डिसीजन था, उसमें वो मान भी गए थे कि हाँ हम इंडियन यूनियन के साथ ही हैं। सो नाउ इट मे लुक इजी नाउ, अगर हम अभी इंडिया का मैप देखते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है इंडिया का मैप देखना और बोलना कि हाँ ये इंडिया है, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, बहुत यूनाइटेड है हम लोग। बट उन्हें यूनाइट करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, ठीक है। मैप देखते हो तो अभी भी पता चलेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहा है। जस्ट लुक एट दिस मैप, इस मैप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उनके लिए इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने डिप्लोमेटिकली और नेगोशिएट किया उनके रूलर्स के साथ, उनको साथ में लेकर आए। सो इट मे लुक इजी नाउ बट इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क व्हिच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। उनका जो एक विजन था, बहुत आप बोलते हो कि दूरदर्शी होना या फिर एक दूरदर्शी होना, विजन होना, लॉन्ग साइट विजन होना बहुत जरूरी था। और उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से बेटर कोई ऐसे पर्सन नहीं थे जो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस काम को किया भी और यूनाइट किया भी, ठीक है। प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजेस फेस करने को मिले थे। फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेस उड़ीसा। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा, आप देख, नॉट प्रेजेंट डे बट अगर ये मैप देखते हो, प्रेजेंट डे उड़ीसा आपका ये वाला एरिया है, और उस टाइम पे स्मॉल 26 स्टेट्स थे। और अगर सपोज उस टाइम पे वो यूनाइट नहीं होता तो क्या आज जो प्रेजेंट डे हम इंडिया देख रहे हैं वो हम देख पाते? ऑब्वियसली हम नहीं देख पाते, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क होता, ठीक है, बहुत बैटल्स होते, बहुत आप बोल सकते हो वायलेंस होता उस टाइम पे भी, ठीक है। सो नाउ वन मोर थिंग इज देयर, प्रेजेंट डे उड़ीसा में 26 स्मॉल स्टेट्स हैं थे, अगर कंबाइन नहीं होते तो वहां पे 26 स्मॉल जो है आपके स्टेट्स डेवलप हो जाते। शौर शास्त्र, ठीक है, जो प्रेजेंट डे गुजरात में शौर शास्त्र है, वहां पे 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। एंड स्पेशली वहां का जो जूनागढ़ का एरिया है ना बच्चे, ये शौर शास्त्र है आपका, जस्ट ये शौर शास्त्र का एरिया, और यहाँ पे जो जूनागढ़ है ये वाला एरिया बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। यहाँ के जो प्रिंस थे, ठीक है, मालावत खान थे आई थिंक, उन्होंने मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था इंडिया के साथ यूनाइट होने के लिए। और अगर वो डिनाई कर रहे थे तो साथ में और भी बहुत सारे जो स्मॉल स्टेट्स थे, 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स, वो भी यूनाइट नहीं हो पाते। तो शौर शास्त्र का एक चैलेंज, कश्मीर का चैलेंज, हैदराबाद का चैलेंज, त्रवानाकोर में क्या कह दिया था, त्रवानाकोर के जो प्रिंस थे उन्होंने कह दिया था ठीक है हम तो एज ए इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हम क्या है एक तो सी साइड के साथ में रह रहे हैं तो ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाएगी, हमें अगर मार्केट ट्रेडिंग करनी है हम ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, हम तो इजीली क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रह सकते हैं। तो उन्हें यूनाइट करना, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने क्या है उनको डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट यू कैन से अलग अलग जो जैसे रूलर्स चाह रहे थे उनको अलग अलग तरीके से डिप्लोमेटिकली आंसर्स करके उनके साथ नेगोशिएट करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया प्रिंसली स्टेट्स को। सो नाउ दिस इज अ लेटर टू प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट ही सेड, we are at a momentous stage in the history of India.
By common endeavor, we can raise the country to new greatness, while lack of unity will expose us to unexpected calamities. उन्होंने कहा कि हम अभी ऐसे मोमेंट पे हैं, ऐसे टाइम पीरियड पे हैं, अगर हमने मतलब बहुत ज्यादा अगर हमने मिलजुल के बहुत कुछ हार्ड स्टेप्स नहीं लिए, तो कुछ हार्ड स्टेप्स ले लिए, हमने मिलजुल के काम कर लिया, तो हमारी कंट्री बहुत ही रेस करेगी, हम बहुत डेवलपमेंट के लिए या फिर हम यूनिटी के लिए जाने जाएंगे। और वही अगर हमने अपनी यूनिटी को शो नहीं किया, हम सेपरेट हो गए, तो बहुत सी अनएक्सपेक्टेड हम ऐसी कैलमिटीज हमें देखने को मिलेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। आई होप द इंडियन स्टेट्स विल रियलाइज फुली दैट इफ वी डू नॉट कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर इन द जनरल इंटरेस्ट, anarchy and chaos will overwhelm us all, great and small, and lead us to the total ruin. Now he said कि अगर हमने यूनाइट होके कॉपरेशन के साथ मिलजुल के टीम वर्क बोलते हैं जो नहीं किया, तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लोग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है, वो लॉज को नहीं मानेंगे। एनार्की का मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे लोग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगे नहीं, ऐसा क्योस डेवलप हो जाएगा जिससे कि सारी चीजें जो है रियून हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक छोटा एक लेटर लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, यूनाइट करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, ठीक है। सो नाउ अंडर दिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ बीपी मेनन भी वर्क कर रहे थे इंटीग्रेशन में। इवन जवाहरलाल नेहरू के आप बोल सकते हो जवाहरलाल नेहरू के अंडर वो लोग वर्क कर रहे थे। उन्होंने 3 कंसिडरेशंस ली थी। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी वो इट वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। क्या क्या कंसिडरेशन थी? फर्स्ट वाज द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स clearly wanted to become the part of the Indian Union. जो 3 आपको जो ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने जो 3 आप बोल सकते हो कि 3 चीजें सामने रख दी थी कि इंडिया के साथ हो जाओ, पाकिस्तान के साथ हो जाओ, या इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो, ठीक है। ये 3 कंडीशंस ये 3 चॉइसेस दे दी आप बोल सकते हो प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये रूलर्स को चॉइसेस मिली थी, वहां के लोगों को चॉइसेस नहीं मिली थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो थी कि यहाँ की जो कॉमन पीपल है वो ये चाहती है, वो इंडियन यूनियन के साथ रहना चाहती है, वो रूलर्स के अंडर नहीं रहना चाहती है। अगर वो रूलर्स के अंडर रहना चाहती तो हम फिर भी सोच सकते थे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाना चाहिए। बट जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो ही नहीं रहना चाहती है, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती है। तो हमें डेफिनेटली क्या है, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट कर सके, प्रिंसली स्टेट्स जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन सके। नाउ सेकंड कंसिडरेशन क्या थी? ये पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन तो यही थी कि लोग ही चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ रहना, ठीक है। तो ये तो फॉरमोस्ट कंसिडरेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप लेना ही पड़ा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को देख के कि ये लोगों के साथ क्या होगी, नहीं तो ना इंसाफी होगी, लोगों को डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो नाउ सेकंड कंसिडरेशन क्या था? द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रिलीजन्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन यूनियन के टाइम पे गवर्नमेंट रिजिड नहीं थी कि अगर आप इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओगे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स अगर पार्ट बन जाते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, उनको उनके पास कोई पावर्स नहीं होगी, नहीं, ये सारी चीजें नहीं थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो बहुत फ्लेक्सिबल थी। उन्होंने बोला वी विल गिव यू सम ऑटोनॉमी, वी विल गिव यू सम पावर कि आप
कुछ पावर्स जो हैं, जैसे कि जो हैदराबाद की जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो कि उनको वहाँ उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वैसे ही कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनको कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी, रीजन्स को ऑटोनॉमी दी थी। जैसे आप जूनागढ़ का ये जम्मू एंड कश्मीर का केस ले लो, उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला था, ठीक है। और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ले लो, जो प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां का ले लो, उनको भी कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी कि आप इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाइए, वी आर फ्लेक्सिबल, वी विल गिव यू द ऑटोनॉमी। ऐसा नहीं है कि आपसे आपकी सारी पावर्स ले ली जाएगी, नो। सो ये जो आइडिया था अकोमोडेट करने का, मिलाने का, कि यूनाइट करने का, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है कंसिडर की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिससे कि डिफरेंट रीजन्स की डिमांड्स जो है वो भी क्या हो सके, फुलफिल हो सके। नाउ थर्ड कंसिडरेशन क्या थी? So in the backdrop of partition which brought in the contest over demarcation of territory, ठीक है, कि demarcation like आपको पता है, if you look at the map of India, अभी आपको पता चलेगा कि जो एरिया है, ये जो बाउंड्री लाइन है, डिमार्केशन जो है यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, ये जो डिमार्केशन है, यहाँ के जो आसपास के जो एरियाज थे, जैसे जोधपुर का ले लीजिए, जैसलमेर का ले लीजिए, यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ये मन भी बना लिया था कि हम कश्मीर, ये हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। तो ये जो डिमार्केशन वाला जो सिनेरियो था ना, जो बाउंड्री लाइन था, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि हम आपको हम फ्लेक्सिबल अप्रोच तो रख ही रहे हैं, ठीक है। वो एक बार तो जोधपुर के जो राजा थे, रूलर थे, उनके दिमाग में आ भी गया था कि मैं पाकिस्तान के साथ चला जाता हूँ, मुस्लिम लीग के में भी कोई भी लाइक मैनिपुलेशन हो गई थी तो उनके अंदर आ गया था। बट ये जो इंटीग्रेशन थी और ये जो बाउंड्रीज थी नेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है, इसको देखते हुए इंडिया को यूनाइट होना जो है बहुत जरूरी है। एंड इंडिया अगर यूनाइट होगा तो वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर गिविंग यू दिस लाइक ऑटोनॉमी, हम पावर्स आपको दे रहे हैं, एंड फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर यूनिटी, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, इट इज नेसेसरी कि हम क्या है, इंडियन यूनियन के साथ मिलके रहें, इंडिया को यूनाइट करके रहें, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करें, राइट। सो ये गवर्नमेंट के कुछ अप्रोचेस थे, उन्होंने 3 कंसिडरेशंस ली थी। फर्स्ट वन था कि जो यहाँ के लोग थे, पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सेकंड अप्रोच थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज adopted the flexible approach while giving the autonomy to the rulers, and the third one is the फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी की। ये जो हमारे लैंड एरिया है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, जो डिमार्केशन है, उसको इंटीग्रेट करना, उसको कंसोलिडेट करना क्या है, बहुत जरूरी है। और अगर हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी जो नेशन की सुप्रीमेटी है वो बनी रहेगी। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस द व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच। ये जो गवर्नमेंट की अप्रोचेस थी उसका रिजल्ट क्या रहा? So before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of the India into the Indian Union. ठीक है, अब पता तो चल ही गया था ना कि अब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और इंडिया को यूनाइट की सारी चीजें पहले ही वर्क ऑन करना तो पहले से स्टार्ट कर दिया था कि हमें प्रिंसली स्टेट्स को भी क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने उनके सामने चॉइसेस भी रख दी थी, तो वर्क स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे पीसफुल नेगोशिएशंस भी हो गए थे, रूलर्स के साथ बातचीत भी हो गई थी, ठीक है। जो टेरिटरीज थे, जिनकी बाउंड्रीज जो है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज के पास थी, उनके साथ भी क्या है अच्छे से पीसफुली बात हो चुकी थी, ठीक है, कि अब वो इंडियन यूनियन का पार्ट होंगे, सब हो चुका था,
ठीक है। बट आफ्टर द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एंड उस टाइम पे जो रूलर्स थे उन स्टेट्स के, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, दे साइंड दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसमें जो स्टेट्स थे वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए रेडी है, ये चीज मेंशन थी। दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, राइट? दे साइन दिस, ठीक है। बट एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। ये जो एसेशन था, ठीक है, ये जो साइनिंग थी कि हम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनेंगे, ये जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू द रेस्ट। जो और दूसरे थे उनके कंपैरिजन में इनका इंटीग्रेशन जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर ए प्लेबिसाइड कंफर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, ठीक है। अब ये जो जूनागढ़ का एरिया है, मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जूनागढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उन्होंने बोल दिया था कि हमें तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन के ही रहना है, ठीक है। फिर त्रावणाकोर में भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये त्रावणाकोर, जो त्रावणाकोर है या फिर जूनागढ़ है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का तो आप कॉन्फ्लिक्ट देखते ही हो कि आज के टाइम में आज भी क्या है फेस करने को मिल रहा है कि वहां के लोग, बहुत प्रॉब्लम्स हमें अभी तक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जब ये वोटिंग हुई थी ना लोगों की कि हम जूनागढ़ के एरिया में, स्पेशली त्रावणाकोर के एरिया में, इवन आफ्टर हैदराबाद में वोटिंग तो नहीं हुई थी, बट हाँ लोगों की डिजायर्स पता चल गई थी, ठीक है। तो तब वोटिंग के टाइम पे पता चला ना कि ये लोग, जो लोग हैं वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन के रहना चाहते हैं। तब जूनागढ़ का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया था ना। व्हाट इज लाइक जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब कि जब लोग वोट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइड, ठीक है। प्लेबिसाइड कंफर्म हो गया था एंड आफ्टर दैट फाइनली इंडिया, जो जूनागढ़ के लोग थे उन्होंने ये सोच लिया था कि हम किसके साथ रहेंगे, हम इंडियन यूनियन के साथ रहेंगे, ठीक है। अब कश्मीर का जो इशू है कि कश्मीर कैसे इंडिया के साथ रहा, ठीक है, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस भी दिया गया, ठीक है। तो वो हम कश्मीर के बारे में अपने आगे इस चैप्टर में, आगे चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी जो है हम हैदराबाद का केस और मणिपुर का केस, ये दो केस स्टडीज देखेंगे कि कैसे हैदराबाद को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उन्होंने क्या ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, क्या ऐसे कुछ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स भी, बहुत लोगों की जान भी गई थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए थे। वी विल टॉक अबाउट द इशू, द केस स्टडी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सो नाउ द केस स्टडी ऑफ हैदराबाद। The largest of the princely states was surrounded entirely by Indian territory। जो आज आप प्रेजेंटली जो प्रेजेंट डे हैदराबाद देखते हो, ठीक है, या फिर वो सॉरी, जब उस टाइम पे हैदराबाद का जो एरिया था वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है, आपका कर्नाटका का एरिया, आपका आंध्र प्रदेश का एरिया, ठीक है, ये कुछ एरियाज थे, उनको मिला के बना था ये हैदराबाद का एरिया था। और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट माना जाता था हैदराबाद, ठीक है। इंडियन टेरिटरी में सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो कि टेरिटरी जो मानी जाती थी, प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी, वो हैदराबाद की मानी जाती थी। और प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का भी कुछ एरिया जो था वो हैदराबाद के अंडर आता था, हैदराबाद के पास था। और जो यहाँ के जो रूलर्स थे वो क्या टाइटल कैरी करते थे, दे कैरीड द टाइटल ऑफ निजाम, ठीक है।
वो निजाम का टाइटल कैरी करते थे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना क्लास, 80% पॉपुलेशन हिंदूज की थी और 20% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की थी। और 20% माइनॉरिटी में होते हुए भी यहाँ के जो बादशाह थे या जो रूलर थे वो क्या थे, वो मुस्लिम्स थे। और जो जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी जो इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि जो मिनिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट जॉब्स बोल सकते हो, वो किसके पास थी, गवर्नमेंट जो वो मुस्लिम्स के पास में थी, ठीक है। तो यहाँ के जो रूलर्स थे मुस्लिम थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो थी वो भी सारी मुस्लिम्स के पास में थी। तो निजाम क्या चाहते थे, यहाँ के निजाम चाहते थे एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे हैदराबाद के पास। इवन उस टाइम पे गोवा जो था इंटीग्रेट नहीं हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था। उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद ने, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि अली ओसाम खान है इनका नाम, ठीक है, ये निजाम है, ठीक है, उस टाइम के निजाम थे ये। तो आफ्टर इंटीग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इनकी फोटोग्राफ है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मैं गोवा को क्या है खरीद लेता हूँ और उसके बाद क्या है मैं इजीली ट्रेड कर पाऊंगा। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी जो हैदराबाद का स्टेटस था ना, काफी लाइक ऐसा था कि उनके पास उनकी खुद की करेंसीज थी, उनके पोस्ट ऑफिसेस थे, रेलवेज थे, ठीक है। तो वो निजाम चाहते थे हमारे पास सब कुछ है। और एज यू नो कि ये जो एरिया था हैदराबाद का, काफी रिच रिसोर्स एरिया था। डेक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट जो था वो इनके पास में ही है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू के सेंटर, काइंड ऑफ सेंटर में ही थे वो। तो काफी रिच थे, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट रहा है ये हैदराबाद। तो निजाम चाहते थे कि हम अपना हैदराबाद जो है हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हमें होना है। सो ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट जिसमें ब्रिटिशर्स ने 3 चॉइसेस दी थी ना प्रिंसली स्टेट्स को कि आइदर यू इफ यू वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकम इट, और इंडिया, या फिर यू वांट योर ओन नेशन। तो उन्होंने थर्ड चॉइस ली थी कि हम we wanted to become an independent, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड स्टेटस, एंड वी वांटेड कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, हम इंडिपेंडेंट स्टेट मिले। तो ये जो अग्रीमेंट था, उसी अग्रीमेंट को क्या है स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कहा गया है। तो 1947 तक जो है वो उस अग्रीमेंट में रहे, ठीक है, फॉर अ ईयर। उन्होंने बोला कि मैं इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में रहूंगा, ठीक है। व्हाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो कर रही थी कि नेगोशिएशंस कर रही थी पीसफुली। उन्होंने बहुत बात की कि इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ, यहाँ के लोग जो है वो यही चाहते हैं, ठीक है। अगर हम डिसइंटीग्रेट हो गए तो हमारी आगे की प्रॉब्लम्स बहुत अराइज हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बातचीत हुई थी, बट जो ये निजाम थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, अपने आप को स्मार्ट समझते थे बहुत। उन्होंने बोला नहीं, मैं डिनाई कर दिया टोटली, मैं नहीं बनना चाहता इंडियन यूनियन का पार्ट, मुझे अपना क्या है कि स्पेशल स्टेटस चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के जिन्ना के साथ जो थे उस टाइम पे, जिन्ना के साथ भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप इंडियंस के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ हमारे साथ वॉर करने में हमारी हेल्प करोगे क्या। बट वो जिन्ना जो थे उस टाइम पे, उन्होंने, उनकी भी न्यू टेरिटरी थी, ठीक है, तो वो पाकिस्तान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज के लिए डिनाई कर दिया था। तो इससे बहुत क्लियरली शो होता है कि ये जो निजाम थे बहुत ही ज्यादा क्या थे, एकदम ही अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो बहुत सारी चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुए। तो a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force, ठीक है। अब निजाम, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ठीक है। लोग हैदराबाद स्टेट निजाम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग गए थे। स्पेशली जो तेलंगाना, आज का जो प्रेजेंट डे तेलंगाना रीजन है, हैदराबाद के पास में ही था उस टाइम पे। तो जो पीजेंट्स थे वहाँ के, बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत बड़े विक्टिम थे निजाम के ऑपरेसिव रूल के, डोमिनेंट रूल के। तो वो उनके अगेंस्ट में खड़े होना चाहते थे। वुमेन के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था,
ठीक है, उनको वर्स्ट मतलब बहुत बहुत ज्यादा लाइक ऑप्रेसिव सिचुएशन हो गई थी। तो वुमेन ने भी बहुत लार्ज नंबर्स में जो है प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया और दे रोज अगेंस्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद जो मेन टाउन था वो हैदराबाद टाउन था, और वहां पे ये जो मूवमेंट्स थे वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। पीजेंट्स, वुमेन, इंडियंस, स्पेशली जो मेन पॉपुलेशन थी इंडियंस की, उन्होंने निजाम के खिलाफ में क्या है अपना बोल सकते हो कि अपनी आवाज उठा दी थी। कम्युनिस्ट जो थे एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट, ये भी उनकी इस मूवमेंट के खिलाफ में थे। तब इसके बाद निजाम ने क्या इसका रिप्लाई दिया? ऑब्वियसली उन्होंने रिप्लाई दिया था, वी विल टॉक अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Go through this topic, I will explain this topic to you once again in our next class, okay? Go through that government's approach topic, and if you face any problem, do let me know, do ask me in my next class, okay? Thank you so much. Bye bye.